सास का कड़क जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का कड़क जवाब। सिमरन चिल्लाते हुए अपनी सास को कहती है, बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनकर घूमने जा रही हो, शर्म नहीं आती बुढ़िया? इस उम्र में तो सूती साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। अपनी उम्र की औरतों को देखा है, सभी के सभी सूती साड़ियाँ पहनती है। अपनी बहू की बातों को सुनते हुए सरला जी कहती है, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है बहू? यह बनारसी साड़ी मुझे तेरे पिता ने तो नहीं दिया है और न ही तुम्हारे पति ने दिया है, जो तुम मुझसे इसका हिसाब ले रही हो और बातें सुना रही। और रही बात बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनने के, तो क्या तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी? और फिर उस समय तुम्हें जो इच्छा करेगा वो तुम नहीं कर पहनोगे। अभी जब तुम 2 बच्चों की माँ होने पर भी 16 साल के लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने जाती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती, ताने नहीं मारती, फिर मेरे साड़ी पहनने से तुम्हें क्यों तकलीफ है? और एक बात ध्यान से सुन लो बहू, सिमरन में क्या पहनती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। आंगन में बैठी हुई सिमरन अपने पति से कहती है, सुनो जी, अगले महीने तुम्हारी बहन की बेटी की शादी है। हमने अपने ननद की बड़ी बेटी की शादी में तो खूब दिल खोल कर खर्च किया है। रेखा दीदी का इतना बड़ा परिवार है, लेकिन हमने उनकी बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थे। पूरे परिवार को कपड़े दिए थे। उनके ससुराल के सारे लोग देखकर दंग रह गए कि रेखा के मायके वाले कितने बड़े आदमी हैं, जो इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं। आप भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सही कह रही हूँ सरला, हमने अपनी बहन की बड़ी बेटी की शादी में तो दिल खोल कर खर्च कर लिया, लेकिन अब इतना कहकर परवेश के चेहरे की सारी खुशियाँ गायब हो गई। चेहरे पे एक अजीब सी उदासी ने जगह ले ली। उनके चेहरे की उदासी को देखकर सरला जी भी उदास हो जाती है। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है सरला कि हमारे पास पैसा नहीं है। भले हम नौकरी नहीं करते हो, लेकिन पेंशन तो आती है ना। लेकिन जब से घर में बेटी की शादी हुई है, बहू आई है, तब से हमें अपने ही पैसे बेटी और बहू से पूछ कर खर्च करने पड़ते हैं। एक पैसा भी हमें इधर उधर खर्च करने नहीं देते हैं। सरला जी कहती, इधर उधर खर्च करने की तो बात दूर की है, तुम्हारी बहू तो हमें ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे नहीं देती है। पेंशन के सारे पैसे अपने पास रख लेती है, गिन गिन कर पैसे देती है। ऐसे हालात तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। अगर जरा सा भी पैसे हाथ से ज़्यादा खर्च हो जाए तो बहू लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। बेटा भी हमारी एक बात नहीं सुनता, जैसे उसकी पत्नी कहती है उसी की बात मानता है। यह भी नहीं दिखता कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। अपने ही घर में हम इतने मजबूर कभी ना हुए थे जो आज हो गए हैं। कल ही रेखा का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे, भैया या वो भेज देना, शादी ब्याह के बहुत सारे काम होते हैं। नंदोई जी तो अपनी नौकरी पे रहते हैं, इतनी जल्दी उन्हें इतने सारे दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। हर बार उनसे घर शादी ब्याह में सारा काम धाम अपने ही देखा है, तो इस बार भी वो आपको ही बुला रही है। शादी के कार्ड भी छपने हैं और बहुत सारे काम हैं कि साथ करने हैं। परिवेश जी कहते हैं, सल्ला पिछली बार तो मैं नौकरी करता था और नौकरी की एक अच्छी खासी रकम हमारे हाथ में आती थी, जिसकी वजह से मैं दिल खोलकर अपनी बहन के इधर शादी में खर्च कर पाया हूँ। इस बार किस मुंह से अपनी बहन के घर जाऊँ, क्योंकि जेब में एक पैसा नहीं है। कहीं अगर कुछ पैसे लेने देने की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से दूंगा? मेरी तो बहन के घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो वो जी? नहीं गए तो रेखा को बहुत बुरा लगेगा। एक काम कीजिए, आज शाम को ही बेटे से पैसों के बारे में बात कर लेना। जब बेटा ऑफिस से आएगा तब तुम कुछ पैसे मांग लेना। सरला जी और प्रवेश जी यह सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तब उनकी बहू सिमरन अपने कमरे से दंदनाती हुई आती है और सास भी चिल्लाते हुए कहती है, देख रही हो, पूरे घंटे भर से दोनों बूढ़े बुढ़िया नए नवेले जोड़ी की तरह बैठे बैठे बतिया रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात करते हैं। इन दोनों की तो बातें खत्म ही नहीं होती है। उठो इधर से, अब रसोई में जाकर कुछ काम धाम देखो। 5 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं बनाई। मैं जब सोकर उठती हूँ तो चाय पीने की आदत है और तुम हो कि बस दिन भर बरबर करती रहती हो।
पक्का मेरी ही बुराई कर रही होगी और तुम्हारे पास है ही क्या बात करने के लिए। आने दो तुम्हारे लड़के को, तुम्हारी सारी हरकतें बताऊंगी कि दिन भर बैठे बैठी बातें करती रहती हो, घर के 2-4 काम करती हो उसमें भी मुझसे कहना पड़ता है। बहू की कर्कश बातें सुनकर बेचारी सरला से उठकर रसोई में चली गई और चाय बनाने के लिए दूध का पतीला खोल कर देखे तो उसमें दूध नहीं था। सरला जी जल्दी से दूध का डब्बा लाती है और अपने पति को पकड़ाते हुए कहती है कि जल्दी से पड़ोस से दूध ले आओ, सुबह वाला दूध खत्म हो गया है। बातों में पता ही नहीं चला कि दूध लाने का समय हो गया है। जल्दी से निकल जाओ, कहीं बहू न देख ले, नहीं तो वो और भी गुस्सा करेगी। बहू अपने कमरे में बैठी बैठी फ़ोन चला रही है। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग साथ में आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर परवेश जी अपने बेटे से कहती है, बेटा वो कुछ पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। अभी तुम्हारे खर्चे के लिए पिछले महीने में तो हमने 2000 दिए थे, खर्च कर लिया क्या? अभी तो 15 तारीख भी नहीं निकली है, पूरे महीने के लिए 2000 देते हैं, कम पड़ जाते हैं क्या खर्चे में? खर्च क्या है तुम्हारे? अपने पति को सासू माँ पे भड़कते हुए देखकर मौके का फ़ायदा उठाकर सिमरन भी कहती है, सही कह रहे हो तुम, पूरा दिन दोनों बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, लगता है खर्च बढ़ाने की बातें ही करते हैं। और तो और तुम्हारी माँ भी घर के काम धाम में बहुत आलसी होती जा रही है, देख नहीं रहे हो वजन बढ़ गया है, कितनी मोटी हो गई है। यही हाल रहा तो किसी दिन बिस्तर पकड़ लेगी और फिर करते रहो इनकी सेवा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप घर के काम धाम में भी लेट करती हो। बेचारी सिमरन पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है, थोड़ी बहुत मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इतने सारे लोगों की रोटियां सब्जी बनाती है। सरला जी ने पैसों की बात क्या की कि बेटी बहू तो ऐसे भड़क गए जैसे उसे कुछ कहने की हिम्मत ही न हुई। सरला जी हिम्मत करके कहती भी है कि बेटा मैं बहू के साथ सारा काम कराती हूँ, तो पूरा दिन ऑफिस में रहती हो इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। और हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, तुम ही सच की देवी हो। इतना कहकर सिमरन बात को पलट देती है और कहती है, रात के खाने की तैयारी करनी है, जाकर सब्जी काट दो और आटा लगा दो। बहू बेटी की बातें सुनकर सरला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कहती। एक दिन सरला जी के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, सब्जी बनाने के लिए मसाला पीसना था, तो उन्होंने मिक्सी में सारे मसाले डालकर जैसे भी मशीन चलाया। मिक्सी की आवाज़ सुनकर उनकी बहू सिमरन अपने कमरे से भागते हुए आई और तुरंत मिक्सी का स्विच ऑफ कर दिया और सरला जी पर चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मायके की दी हुई सामान को हाथ लगाने के? सारी उम्र से बट्टे पे मसाला पीसते आई हो तो फिर उसी पर पीसो। सरला जी कहती, बहू मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैंने ये मशीन निकाला था, वो सब मैं नहीं जानती। खबरदार, जो कभी मेरे मायके के दिए सामानों को तुमने छुआ तो। मिक्सी से आधी पीसी हुई मसाले को निकाल कर बाहर कर अपने कमरे में वापस चली गई। अपनी बहू की बात सुनकर सरला जी दंग रह गई। किचन में खड़ी हुई आधे पीसे हुए मसाले को देखते हुए बहू के दुर्व्यवहार को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू से बहुत कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन वो बहू से कुछ कह नहीं पाती। इससे पहले वो अपने कमरे में जाकर फ़ोन लगाए माया की बात करने लगी और सरला जी अपमान का घुट पी कर रह गई। दूसरे दिन सरला जी के पास उनकी ननद का फ़ोन फिर से आता है और कहती है, आज शाम तक भैया को भेज देना, शादी की शॉपिंग करने जाना है। भैया को इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सारे लोगों से उनकी जान पहचान भी है। फ़ोन रखने के बाद सरला जी अपने पति से कहती है, मुझे बहू बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या कोई अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उनके ही सारे पैसे लेकर उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाना कहाँ का न्याय है? भले आप कल कुछ नहीं कह पाए, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं से कर सकती। हमें कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपने ही घर में सुकून से रह सके। घर में इतने सारे काम करने के बाद भी बहू बेटे किटकिट करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें सुनाते रहते हैं। अरे क्या अब हम अपने ही घर में एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते? बहू को अब उसमें भी दिक्कत होने लगी है। खुद को छुट्टी वाले दिन 11 बजे तक सोकर उठती हैं, तब तो मैं कभी नहीं कुछ कहती। अरे सरला, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? मेरा एक पुराना मित्र, उसी से पैसे उधार लूँगा। सरला जी अपनी ननद को फ़ोन
ठीक से काट नहीं पाती और रेखा अपने भाई भाभी की सारी बातों को सुन लेती है। थोड़ी देर में वो फ़ोन काट कर वापस से लगाती है, आंखों में आंसू ले कहती है, भाभी आप लोग इतना कुछ सह रहे हैं और हमें कभी कुछ नहीं बताया। भाभी आप सिर्फ भैया को भेज दो, पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नंदोई नौकरी करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो भैया बड़े हैं और हमेशा मैंने उससे सारा काम शादियों में पूछ पूछ कर किया है, तो आज भैया आगे रहते तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बड़ा है। आपको तो पता है मेरे सास ससुर भी नहीं है, बड़े भाई को भी अपना सब कुछ मानती हूँ। रेखा की बातें सुनकर सल्ला जी की आंखों में आंसू आ गए। सल्ला जी ने अपने पास कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, वो सारे पैसे निकाल कर अपने पति को दे देती है और कहती है, अभी आप 2 दिन के लिए रेखा के घर चले जाओ, उनके सारे काम करवा दो, वापस आओ, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो, अब बेटे की नौकरी भी लग गई है तो अब हमसे तो पेंशन के पैसे नहीं लेने चाहिए। हमारे भी बुढ़ापे पे कुछ खर्च होते हैं, अच्छा नहीं लगता अपने ही पैसे बहू बेटे के आगे हाथ फैलाकर मांगने में। 2 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से हमें अपने पेंशन बेटी बहू के हाथ में देनी पड़ी थी। सरला जी कहती हैं, मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। बहू को अपने मायके की शादी में जाना था, पूरे 10,000 की मांग रखी थी शॉपिंग करने के लिए। बेटा पैसे कमाता तब तो समझ में आता कि बहू कितने भी पैसे अपने ऊपर खर्च करे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कभी बहू यह न समझती कि इकलौते ससुर की पेंशन के घर में आती है, 4 लोगों के खाने पीने का खर्चा, लाइट का बिल, इतना कुछ एक पेंशन के बल पे ही चलता है। उस पर भी बहू को 10,000 मैके में खर्च करने के लिए चाहिए। कहाँ से आते इतने सारे पैसे। जब मैंने बहू को समझाने की कोशिश की तो बहू, तुम्हारे ससुर जी की टोटल पेंशन 20,000 ही मिलती है, अब 20,000 में 10,000 हम तुम्हें कहाँ से देंगे। और अगर चलो इकट्ठा करके सारे पैसे दे भी दिए तो अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। बेटे के पास भी अभी कोई नौकरी नहीं है। अपने बेटे की नौकरी न होने का ताना मुझे मत दिया करो। अब तुम्हारा बेटा नौकरी नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम लोगों को तो पेंशन मिलती है, अगर बेटा नहीं कमाए तो क्या मैं अपनी फरमाइश पूरी नहीं करूँगी। आप लोगों को मेरी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। बहू से घरों में माता पिता अपने 4 बच्चों को पालते हैं, तुम अपने एक बेटे बहू को भी नहीं पाल रही हो। तुम लोगों से घर के खर्चे नहीं चलाए जाते तो ऐसा करो, पेंशन के सारे पैसे मुझे दिया करो। देखना 20,000 में कितना अच्छे से घर चलाती हूँ। तुम लोग तो इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी कहते रहते हो कि खर्च हो जाता है, बहुत थोड़े पैसे बचाने भी पड़ते हैं। कभी हमारी बीमारी में ज़रूरत पड़ गई तो किससे पैसे मांगने जाएंगे, इसलिए थोड़े बहुत पैसे बचा कर भी रखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे पैसे खर्च में ही उड़ाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही हम खर्च कर देते हैं। माँ जी, तुमसे हिसाब किताब नहीं होता है, एक काम करो, पेंशन के पैसे मुझे दे दो, देखना मैं कितनी अच्छे से घर खर्च चलाती हूँ। बेटा भी अपनी पत्नी में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ सिमरन सही कह रही है, आप सिमरन को पेंशन के पैसे दे दिया करो तो घर में शांति भी बनी रहेगी और हाँ सारे खर्च अच्छे से चलते रहेंगे। और फिर मैंने भी अपनी नौकरी के लिए कई जगह फॉर्म डाले हैं, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो घर में खर्च की कोई कमी भी नहीं रहेगी। इस तरह से बेटी बहू ने जोर देकर पेंशन के सारे पैसे अपने पास लेने लगे। बहू 2 महीने भी पेंशन के पैसे खर्च नहीं चला पाई थी कि भगवान की दया से बेटे की नौकरी लग गई। अब बच्चे कहाँ से पैसे बेटे को मिलने लगे। बेटे की नौकरी को लगे 6 महीने ही हो गए। हमने सोचा कि जैसे ही बेटे की नौकरी लगेगी तो वो हमारे पेंशन के पैसे हमें वापस दे देगा, लेकिन ये क्या, उसने तो हमारे पैसे दिए ही नहीं, पेंशन के सारे पैसे खुद ही निकालना था। एक दिन मैंने बेटी बहू से कहा कि बेटा अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमारे पेंशन के पैसे हमें दे दिया करो, हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहू गुस्से में बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पेंशन के पैसे से ही घर चलता है, घर का राशन पानी आता है। अब हम लोग तुम्हारे पास रहेंगे तो इतना तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, अपने पास रखकर हम लोगों का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरी पति की नौकरी लग गई है, किसी भी शहर में जाकर अलग रह सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों के बुढ़ापे को देख कर तुम दोनों के पास रह रही हूँ। सल्ला जी बहुत अच्छे से समझती थी कि तुम
हम दोनों के पास हमारी देखभाल या बुढ़ापे के लिए नहीं रह रही हो, बल्कि हमारे साथ रहने पर तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे सारे पैसे बचते हैं, हमारे पैसों का सारा खर्च चलता है, इसलिए हमारे पास रहती हो। अगर तुम्हारा हमारे पास रहने का कुछ फायदा न होता तो पहले ही इस घर को छोड़कर निकल जाती। सरला जी कहती हुई, बहू खर्च की बात नहीं है, कुछ पैसे हमें भी खर्च के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें महीने में 2000 दे दिया करेंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। और तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी तो यह मत सोचना कि हम तुम्हें तुम्हारे पेंशन के पैसे वापस दे देंगे। हमें अपने आगे के लिए भी पैसे जोड़ कर रखना है। और इस तरह से बहू ने हमारे पेंशन के पैसे हमें देने से इनकार कर दिया। तो बहू बेटी हमें एक एक पैसे के लिए तरसाने लगे। जब भी हम खर्च की बात करते या अपने ही बहू बेटे से अपने ही पैसे मांगने की बात करते तो वो हम पे भड़क जाते हैं कि तुम्हें बुढ़ापे में पैसों की क्या करना है। इस घर की सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो पैसों का सारा हिसाब किताब भी तो हम ही देखेंगे। तुम आराम से घर में रह कर खाना खाओ, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम हाथ मलते रह जाते। सरला जी कहती हैं, ओहो, मैं भी आपसे बात करने बैठ गई, आपको जाने में देरी कर दी। आप चाहिए भी, जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। कुछ दिनों में परवेश अपनी बहन के घर से वापस आ गए। आज महीने की 30 तारीख है और शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। तो 2 दिन बाद बेटा बैंक जाता है और अपने पिता के पेंशन के अकाउंट से पैसे को खर्च के लिए निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, पिता के अकाउंट में पैसे निकलते ही नहीं हैं। वो 2-3 बार कोशिश करता है। परेशान होकर बैंक के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मैं हर महीने इस अकाउंट से 20,000 पेंशन के पैसे निकालने आता था, लेकिन इस बार पैसे नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, एक बार आप चेक करके बताएंगे क्या? बिल्कुल, आप 10 मिनट समय दीजिए, हम अभी चेक करके आपको बताते हैं। कहकर बैंक का मैनेजर सारी डिटेल्स को चेक करने लगता है और 10 मिनट बाद आकर कहता है, इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। कल इस अकाउंट में जिसकी पेंशन आई थी वही व्यक्ति इसको आकर के बंद कर गया है और दूसरा अकाउंट खुलवा कर गया है। अब इस पेंशन के सारे पैसे उसी अकाउंट में आएंगे और मैं आपको उनकी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर बेटा आग बबूला हो जाता है। घर आते ही अपने माता पिता से चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी, कल तुम बैंक गए थे और बैंक में जाकर पेंशन के पैसे जिस अकाउंट में आते थे उसको बंद करा दिया है और अपना एक अलग से अकाउंट खुलवाया है। क्या ज़रूरत थी अब अलग से अकाउंट खुलवाने की? मैं जाता था बैंक से पैसे निकाल लाता था, फिर तुम्हें अलग से अकाउंट खुलवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बेटा, ज़रूरत थी तभी खुलवाया है। अब से मैं तुम्हें अपने पेंशन के पैसे नहीं दूंगा। रही बात घर के खर्च की, तो 10,000 मैं घर के खर्च के लिए देता हूँ रहूँगा। राशन पानी और लाइट का बिल मैं दे दूंगा और घर के कुछ खर्च तुम्हें चलाने पड़ेंगे। यह घर तुम्हारा भी है, तुम भी इस घर में रहते हो। अपनी पेंशन होते हुए भी साल भर से हम दोनों पति पत्नी एक एक पैसे के लिए परेशान हो गए हैं। तुम लोगों को जरा भी तो दया नहीं आती, अपने खर्च को खूब करते हो, घूमने फिरने जाती हो, खूब शॉपिंग करते हो, तब तुम्हें पैसे बचाने की नहीं पड़ती। लेकिन अब हम लोग ज़रा सा कुछ खर्च कर ले, महीने के 1000 रुपये देते हो, उसका भी खर्च कर ले तो तुम्हें आफत आ जाती है। वाह पिताजी, ऐसा भी कहीं होता है? चिल्लाते हुए सिमरन कहती है, अगर इस घर में सब कुछ अलग अलग ही होना है तो आप फिर ऐसा करिए, आप लोग इस घर से निकल जाइए और अपना अलग चूल्हा चौका भी बसा लीजिए, सारा खर्चा देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे नहीं दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे? सरला जी अपनी बहू की बातों को सुनकर चुप नहीं रहती और कहती है, बहू, हमें घर से निकाल कर चूल्हा चौका अलग करने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि जिस घर में रह रही हो यह घर भी हमारा है, हमने ही बनवाया है। तुम इस घर को अपने मायके से लेकर नहीं आई हो, यह घर मेरा है। अगर तुम्हें चूल्हा चौका अलग करने के इतनी ही शौक़ है तो तुम इस घर से निकल जाओ, किराए का घर लेकर रहने लगो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम हमेशा धमकी देती हो कि
मेरे पति की नौकरी लग गई है, मैं किसी भी शहर में जाकर आराम से रह सकती हूँ। तुम दोनों बुढ़ों की वजह से इधर रह रही हो, तो अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ कि मेरी वजह से इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हारा मन करे उधर जाकर रहो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। पैक करो अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सरला जी की बात सुनकर बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिन में तारे नजर आने लगे। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सास ससुर कभी ऐसा भी कर सकते हैं। बहू बेटे दोनों की बोलती बंद हो गई। पहले तो हाथ से सास ससुर के पेंशन चली गई और दूसरा उन दोनों ने हमें घर से निकालने के लिए भी कह दिया। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि दोनों ही यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस घर को छोड़कर गए तो अलग से घर लेना पड़ेगा, जिसका उन्हें किराया देना पड़ेगा, लाइट का बिल देना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा सारा खुद ही करना पड़ेगा। इधर तो हम अपने माता पिता के सारे पैसों के खर्च पर रहते हैं और अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर घर से अलग रहेंगे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बहू बेटे के चेहरे को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि आज के बाद दोनों हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। परवेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, हम बैंक में पेंशन के पैसे निकालने जा रहा हूँ, तब तक तुम तैयार रहना। आज हम अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए अच्छा सामान खरीद कर लाएंगे। आज घर बेटे बहू रोक नहीं पाते हैं। परवेश जी और सरला जी शादी की सारी शॉपिंग करके घर लौटते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, आज तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है, हम दोनों जा रहे हैं शादी में, तब तक तुम सोच लो क्या करना है। फिर जैसे ही सरला जी अपने कमरे से साड़ी पहनकर निकलती है तो रानी उन्हें देखते ही ताने मारने लगती है कि बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनकर घूमने जा रही हो। तभी सरला जी कहती है, बहू तेरे बाप ने नहीं दी है मुझे यह साड़ी, इसलिए भूलकर भी मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। जो फरमान तुम्हारे ससुर जी ने सुना है उसके बारे में सोचो। ये परवेश जी और सरला जी शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और पीछे दोनों बेटे बहू चुपचाप खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर ज़्यादा बंधन लगाएंगे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, तो उनके लिए ऐसे कठोर निर्णय लेना भी ज़रूरी हो जाता है। कब तक हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों से दब कर रहेंगे, कुछ अपना देकर भी उनसे सुनते रहेंगे। एक एक पैसे के लिए मोहताज रहने से तो अच्छा है अपने पैसे अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें और स्वाभिमान के साथ बुढ़ापा काटे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।